नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और देख चल रहा है रिएक्शन। माता जी नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं आरजे रौनक की वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली भाई इसका टाइटल वाला वो है ईवीएम को क्यों कोस रही है कांग्रेस। तो भाई बेसिकली भाई सबको पता है भाई अभी कुछ टाइम पहले जो चुनाव हुए थे 4 राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में। तो भाई उसमें क्या हुआ है, बेसिकली भाई 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी आ चुकी है, जो कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और फिर राजस्थान हो गया। तो भाई इन जगह आने के बाद मतलब कांग्रेस और जो उनके जो भी कहते सपोर्टर होते हैं, जो भी कुछ भी चीज़ कह लो, वो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ईवीएम के चक्कर में ना बार बार बीजेपी जीत जाती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि हाँ भाई ईवीएम को बीजेपी वाले हैक कर लेते हैं, इस चक्कर में बीजेपी जीत जाती है। सबको पता है भाई, बड़े कॉमेडी के थ्रू बताते हैं वीडियो को, ये समझाते भी अच्छा है, थोड़ा कॉमेडी भी रहती है वीडियो, तो मजा आता है देखने में। तो वही देखते हैं किस तरह वीडियो रहेगी। तो बिना देरी करते अपनी वीडियो दोस्तों, जो नालायक बच्चा होता है ना, जब वो एग्जाम में फेल हो जाता है तो अपने बाप की मार से बचने के लिए वो हर बार नया झूठ बोलता है। कभी वो कहता है पापा पापा मत मारो, इस बार एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए। पापा एग्जाम से पहले मुझे कुत्ता खांसी हो गई थी। पापा आपको तो पता है पेपर से 2 दिन पहले हम मौसी की लड़की के देवर के कजिन की बेटी की गोद भराई की रस्म में गए थे, इसलिए मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। मगर बाप भी औलाद के इन बहानों में आता नहीं है, फंसता नहीं है, वो बिना शुभ मुहूर्त निकाले उसे पेल देता है। दोस्तों, कहने में कोई अर्ज नहीं है कि भारत की राजनीति में कांग्रेस भी ऐसी ही एक औलाद है जो साल भर मोबाइल में लगी रहती है, हर दूसरे महीने दोस्तों के साथ अय्याशी करने थाईलैंड चली जाती है, एग्जाम से 2 घंटे पहले वो किताब उठाती है और नतीजा आते ही चिल्लाने लगती है कि हाय दैया ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। इस बार भी 3 हिंदी राज्यों में अपनी पिलाई के बाद बहुत सारे कांग्रेसी नेता ईवीएम वाली रुलाई चालू कर चुके। ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीनों को लेकर के शक तो है, अब मुझे ये चर्चा में है। हंसो मत यार, वैसे ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है तो लगा कि किसी ने ईवीएम हैक तो नहीं कर ली। जोक सपाट, ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, इस थ्योरी में कितना दम है, क्योंकि हर बार चुनावी नतीजों के बाद ये ईवीएम की डफली बजाई जाती है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं कांग्रेस और उसके ईवीएम हैक वाले चंपुओं से कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, आज बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत गई है तो आप कह रहे हो कि ईवीएम हैक हो गई, मगर कुछ महीने पहले जब हिमाचल और कर्नाटक में आप जीते थे तब क्या वहां बैलेट पेपर से वोट डाले गए? तो नहीं बोला। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बीजेपी की तरफ से ईवीएम हैक करने वाली कंपनी सिर्फ नॉर्थ इंडिया के राज्यों का ठेका लेती है, मगर यही कंपनी कर्नाटक और तेलंगाना का टेंडर उठाने से मना कर देती है? बोलो बताओ। एक तरफ तुम दावा करते हो कि हम 3 राज्यों में हार गए, तो क्या हुआ? इन विधानसभा चुनाव में हमें 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं। तुम छाती ठोक कर दुनिया को बता रहे हो कि हमें ओवरऑल बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा पड़े। दूसरी तरफ तुम इस बात पर अपना सिर दीवार में मार रहे हो कि बीजेपी ने ईवीएम हैक कर डाली है? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर 10 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं तो फिर हैकिंग का सवाल आया कहां से? क्या इतने ज्यादा वोट पड़ गए इसलिए आपको डाउट तो नहीं हो रहा है? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जापान जैसा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आखिरकार वो देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है ईवीएम को? क्या बात है अखिलेश बाबू, क्या बात है। कह रहे हैं कि जापान वाले इतने एडवांस हैं, अगर वो ईवीएम यूज नहीं कर रहे तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? अब कोई सेंस तो नहीं है इस बात की, लेकिन जापान वाले क्यों यूज नहीं कर रहे, उनके पास क्या चैलेंजेस हैं, ये जापान वाले जाने। जापान वाले तो अखिलेश भैया, जापान वाले तो रेप के मामले में ये कहते हुए भी डिफेंड नहीं करते ना कि लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए, वो तो किसी यादव मुस्लिम फैक्टर पर चुनाव भी तो नहीं लड़ते। वो तो अपनी जनता से ये भी तो वादा नहीं करते कि एक बार हमें जिता दो तो शाम वाली दवाई शुरू कर देंगे। वो तो ये भी क्लेम नहीं करते हैं कि एग्जाम में नकल करना बच्चों का हक है। इसीलिए अखिलेश भैया, इसीलिए जापान वाले क्या करते हैं और क्या कह रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। अच्छा, अखिलेश बाबू या उन जैसे जो भी लोग ये सोचते हैं या सवाल करते हैं कि बाकी देशों में ईवीएम यूज नहीं होती, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो इंडिया में क्यों नहीं होता? तो ऐसे लोगों को ये बता दें कि भैया दुनिया के जिन भी देशों में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उनमें किसी की भी आबादी इंडिया के आसपास भी नहीं है। सही चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों को ईवीएम और बैलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान जैसा देश जिसमें लोकसभा इलेक्शन में ही करोड़ों के आसपास वोटर्स हैं, अगर वो बैलेट से वोट करवाने लगे तो जानते हैं कितना कागज लगेगा और उस कागज के लिए नेचर का कितना नुकसान होगा। बाद में उन करोड़ों बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के लिए कितनी मैन पावर लगेगी। और जो लोग बैलेट पेपर की रट लगा रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी? अभी बंगाल
के पंचायत चुनाव की बात ले किस तरह से वगैरह। बूथ लूटे गए, क्या उसकी तस्वीरें हम भूल गए? ऐसे में अगर आपके पास ईवीएम जैसा फुल प्रूफ सिस्टम है तो फिर आप बैलेट पेपर का ऑप्शन ही क्यों चुनेंगे, जो खर्चीला भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और जिसकी सेफ्टी भी कम है? बताइए। दूसरी बात, जो लोग इतने सालों से ईवीएम को चरित्रहीन बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम तो सोनम गुप्ता से भी ज्यादा बेवफा है, वो लोग क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में जाकर एक मशीन हैक करके दिखा देते? जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों से तंग आकर इलेक्शन कमीशन ने मई 2017 में देश की 7 नेशनल और 49 रीजनल पार्टियों को चैलेंज दिया था कि आप हमारे दफ्तर आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पार्टियां दिन रात इस मामले पर अपनी छाती पीटती रहती थी, उनमें से एक भी पार्टी ईवीएम हैक करने चुनाव आयोग नहीं गई। जब हैकिंग के लिए पार्टियों को अप्लाई करना था तो सिर्फ 2 पार्टियों ने अप्लाई किया, एनसीपी और सीपीआईएम भी। मगर जिस दिन हैकिंग करने वाला दिन था उस दिन वो पार्टियां वहां पहुंची नहीं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम के नाम पर दिन रात छाती कूटने वाली पार्टियों में से क्यों एक भी पार्टी उस दिन ईवीएम हैक करने नहीं गई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वहां चले जाते तो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हाथ लगती थी। अभी तो फिर भी हार के बाद ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम हैक हो गई है का झुनझुना बजा लेते हैं। मगर एक बार अगर ये लोग सच में ईसी के दफ्तर में चले जाते और ईवीएम हैक नहीं कर पाते तो पूरी दुनिया में गजब बेइज्जती होनी थी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते और फिर हर बार हार के बाद कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती और यह भी पता चल जाता कि जो हैक हुआ है वो ईवीएम नहीं है, उनका दिमाग अब जब इलेक्शन कमीशन बार बार ये क्लेम करता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो उसके पीछे सॉलिड रीजन है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ बेगैरत नेताओं की तरह चुनाव आयोग भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लो कि ईवीएम स्टैंड अलोन यूनिट होती है जो किसी भी तरह के इंटरनेट या किसी तरह के वाईफाई या किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड नहीं होती है, इसलिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस खुद को इससे कनेक्ट करके इसे हैक नहीं कर सकता। ऐसी चीजें हैक होने लगे तो फिर लोग दूसरों के फ्रिज में रखी आइसक्रीम ना खा जाए, बताइए। समझ रहे हो? अब ईवीएम वर्क कैसे करती है वो भी आप समझ लो, इतनी बार समझे एक बार और समझ लो। जब आप वोट देने जाते हो तो वहां बेसिकली 3 मशीनें होती है, एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेट मशीन जिसमें बटन दबाकर आप वोट डालते हो और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन। जैसे ही आप वोट डालते हो वीवीपैट से एक पर्ची निकल कर आती है जिसमें उस पार्टी का सिंबल आपको दिखता है जिसे आपने वोट डाला था। अब होता है ये है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहले चुनाव कर्मचारी कंट्रोल यूनिट से एक बटन दबाता है जिसके बाद आपकी अपनी बैलेट मशीन में ग्रीन लाइट आपको दिखती है। जैसे आप वोट डाल देते हैं वीवीपैट में पर्ची आ जाती है। हर वोट के बाद कंट्रोल यूनिट से बटन इसलिए दबाया जाता है ताकि कोई भी 2 बार वोट न कर सके, इसलिए हर कोई ग्रीन लाइट आने के बाद ही वोट कर पाता है। वीवीपैट में जब आपके वोट की पर्ची आती है वो भी 7 सेकंड तक आपको विजिबल रहती है ताकि आप संतुष्ट हो सके कि उसी पार्टी को वोट गया है जिस पे मैंने बटन दबाया है, जिसको मैंने वोट डाला है। अब पहले वीवीपैट का ऑप्शन नहीं था तो बहुत सारी पार्टियों ने इसको भी इशू बनाया था। अब जब वीवीपैट की मशीन लग गई है तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि भैया पर्ची हमें सिर्फ दिखती क्यों है, मिलती क्यों नहीं? हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि क्या वोटिंग होने के बाद मशीन हैक हो सकती है क्या? तो भैया वो भी पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वोटिंग मशीनें बड़ी हाई सिक्योरिटी जोन में रखी जाती हैं। आपको बता दें कि वोटिंग से कुछ दिन पहले ये ईवीएम डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम में रखी जाती है जहां सील पैक होने से पहले हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इसे दिखाया जाता है। फिर इलेक्शन वाले दिन से पहले इन्हें अलग अलग पोलिंग बूथ में पहुंचाया जाता है। फिर काउंटिंग वाले दिन से पहले मशीन को स्टार्ट करने से पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में इसे शुरू किया जाता है और वोटिंग खत्म होने पर जब मशीन बंद की जाती है तब भी ये लोग वहां खड़े होते हैं। फिर इन्हीं के रहते इन मशीनों को दोबारा सील पैक किया जाता है। आपको बता दें हर मशीन में एक सेपरेट चिप लगी होती है, उसका एक अलग सीरियल नंबर होता है। अब इस मशीन को अगर किसी को हैक करना है या उसमें गड़बड़ी करनी तो ये मशीन फिजिकली उसके पास होनी चाहिए। और जब कोई ये क्लेम करता है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि उसने ईवीएम हैक की थी, तो बेसिकली वो ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सारे राज्यों के सारे बूथों की ईवीएम मशीन अपने कब्जे में ली और रातों रात गड़बड़ करके सारे वो भी तब जब ये सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में थी और उन्हें हर पार्टी के नुमाइंदे की निगरानी में सील पैक करके रखा गया। इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी की बात कर रहा है तो ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, ऐसा बोलने वाले के दिमाग में। अच्छा, अब जब ये लगभग क्लियर है कि ईवीएम न तो हैक हो सकती है न ही उसे हैक किया जा सकता है, तो सवाल ये है कि कुछ पार्टियां क्यों बार बार ईवीएम हैक होने का रोना रोती हैं। इसकी वजह भी बड़ी सिंपल है। देखिए क्या है ना कि इलेक्शन में अगर आप कभी हारते हैं कभी जीतते हैं तो हार को पचाना, हजम करना, फेस करना बड़ा आसान होता है। मगर जब आप लगातार सिर्फ हार ही रहे हो, कांग्रेस की केस में जो पार्टी 50 सालों तक देश की सत्ता पर रही, लगभग हर स्टेट पर उसका राज था, आज
अगर वो सिर्फ 2-3 स्टेट में सिमट कर रह गई है, केंद्र में वो 10 सालों तक पावर से दूर है, अभी भी दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि वो फिर से सेंटर में सरकार बना पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में उसके लीडर बावले हो गए, वो ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग आज इररिलेवेंट हो गए। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जिन राहुल गांधी को अपना फ्यूचर पीएम बताते हैं, उन राहुल गांधी को पब्लिक जरा भी सीरियसली नहीं लेती। वो इतनी बार हार रहे हैं कि अब उनके पास बहाने कम पड़ गए हैं। इसलिए अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ईवीएम हैकिंग की एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को चुन लिया है जिसको किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस ये बोलकर अपनी शर्मिंदगी मिटा देते हैं कि भैया ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, और अभी तो रुको। मगर ये बात सिर्फ बहानेबाजी की नहीं है। कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझती। जब आप ये कहते हो ना कि बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर लिया है, वो भी बिना किसी बेस के, तो एक तरह से ऐसा बोलकर आप देश को बांट रहे हो, जनता को आप उकसा रहे हो। और ऐसा वही लोग कर रहे हैं जो हर बात पर ये कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहा है, बीजेपी देश को बांट रही है। मगर हकीकत ये है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा देश को आप लोग ऐसी बातें बोलकर बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि ईवीएम जीत गई, आपका मत हार गया। ऐसा लिखकर आप क्या कर रहे हो? आप जनता को भड़का रहे हो कि सड़कों पर उतरो, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई। जब इलेक्शन हारने पर आप ये कहते हो कि नॉर्थ इंडियन वोटर्स तो गौमूत्र पीते हैं, साउथ इंडियन ज्यादा सेक्युलर है, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसा बोलकर आप देश को नॉर्थ साउथ में बांट रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप जातिगत सर्वे करवाएंगे और उसके बहाने जातियों के नाम पर लोगों को भिड़ाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? देश को बांट ही तो रहे हैं। जब आप सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, तो आप क्या करते हैं? हेलो, देश को बांट ही तो रहे हैं। जब आप हिंदुओं में ही बाकी जातियों को सवर्णों से भिड़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ देश को बांटते हैं। और देश को इतना बांटने के बाद आप ये कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहा है और हम मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं, तो दिल करता है कि मोहब्बत की उसी दुकान के शटर पर अपना सर दे मारूं। कैसे? ऐसे दे मारूं। आखिर में बस यही कहूंगा दोस्तों कि घूमने के लिए दुनिया बड़ी अच्छी जगह है, मगर झांकने के लिए अपना ही गिरेबान बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए ईवीएम को गरियाने और देश को बांटने के बजाय अपने गिरेबान में झांको और खुद से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और अपने किन कर्मों की वजह से तुम लगातार हार रहे हो। और ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि थोड़े कहे को ज्यादा ही समझिए तो अच्छा है। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है? या ईवीएम को गाली देने वालों पर आप क्या सोचते हैं? उनके लिए एक शब्द में कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास लिखिएगा। प्लीज इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका शेयर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी क्या लोग, बाकी अदर पार्टी भी जो है, उनका भी यही कहना है कि हाँ भाई ईवीएम जो ये लोग हैक कर लेते हैं। सोचते भी नहीं है। केजरीवाल जी ने भी कई बार बोल रहा है कि ईवीएम को हैक कर लेते हैं ये लोग। अरे तुम दिल्ली में क्या जीत जाते हो फिर? ये हैक करते होंगे, बताओ। सोचते भी नहीं है, कुछ भी चीज बोलते। चुनाव आयोग ने इन तक को चैलेंज भी कर रखा है कि भाई ईवीएम तुम हैक करके दिखा दो। कोई बोल देंगे लेकिन करेंगे नहीं। इन्हें शर्म आ रही है ना कि मतलब जाएंगे वहां तो सही तो कह बेइज्जती होंगे, वहां बेइज्जती होंगे। बाकी में ट्रेंड चला रखा था इन लोगों ने ट्विटर के ऊपर कि हाँ भाई साउथ वर्सेस नॉर्थ कर रखा था कि देखो साउथ के लोग तो कितने अच्छे हैं, क्या होते हैं, मोदी को क्या होते हैं, बीजेपी को जीने देते हैं, लेकिन नॉर्थ को कितने गंदे हैं, बीजेपी को जीने देते हैं। अब देखो खुद बांट रहे हैं, अब वो फिर कहते हैं नहीं हम तो भारत जोड़ो यात्रा निकालें। क्या करोगे इस चीज का? कोई ना, ये क्या जोड़ेंगे भारत के, तो तोड़ने में लगे हुए हैं। तोड़ने में लगे हुए हैं। 1947 में क्या होता है याद नहीं आया भारत जोड़ने की बात है। अगर भारत जोड़ो यात्रा निकालना है तो पाकिस्तान निकालो जा करके। देखिए भाई जो था भारत का कश्मीर था उसको तोड़ के रखा। 370 के तो हमेशा लगा के रखा ना, वहाँ बंदा कोई रह सकता ना कुछ कर सकता है। देश का कुछ है नहीं, अलग संविधान है, अलग झंडा है उनका। बताओ, तब याद नहीं आया इस चीज का। अब मोदी बन चुका है तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। जोड़ा पड़ा है भारत, अब और जुड़ेगा बल्कि उल्टा। और क्या जोड़ेंगे भारत के? ये तो हमेशा ऐसी तैसी मार रखी है कि भारत की ऐसी तैसी कर रखा है इन्होंने, और क्या बांट रखा है। आज तक कभी बीजेपी के मुंह से ये नहीं सुना कि हाँ मतलब वो मुसलमान खराब है तो हिंदू सही है तो ये है, लेकिन इनके मुंह से हमेशा हिंदू खराब है और ये खराब है, ये दोनों के मतलब हमेशा लगाने में लगे रहते हैं। बात ना हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है। बात ऐसी है ना कि इनके पास ना एक तरीके से एक प्रूफ नहीं होता कि हाँ भाई ये चीज इन्होंने गलत कर रखी है। अब इनके ईडी के रेडों में इतने पकड़े जाते हैं दुनिया भर के। आज भी अभी कुछ दिन पहले भी मतलब पकड़ गए 300 करोड़ कैश। 300 करोड़ कैश पकड़ा गया कांग्रेस वालों का। मैं कसम से यार सोचते भी नहीं है लोग बिल्कुल कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और जबकि अब बंदे ये बोलेंगे कि नहीं यार बीजेपी की सरकार है तो क्या पकड़े गए, ये चीज हो गया। भैया जब कॉमनवेल्थ गेम जब हुए थे ना तब कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम कितने बड़े बड़े घोटाले हुए थे। कॉमनवेल्थ घोटाला दुनिया भर का किसने कर रखा था? कांग्रेस ने कर रखा था सारा का सारा। लेकिन ये चीज समझने को राजी नहीं है। अपने आप को पढ़ा लिखा बताते भाई, पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम अगर तुमने कोई एक डिग्री ले रखी है तो तभी तुम जाकर के बहुत पढ़े लिखे के लाओगे। भाई एक सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है।
तुम्हारे माता पिता को, या वो तुमसे ज़्यादा होते हैं, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देख रखी है, उनको पता है कि समाज में किस तरह चला जाता है। मैं एक अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे भी देख रखे हैं, ओसामा बिन लादेन जैसे जो आतंकवादी बने। तो ये चीज़ सोचना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से ऊपर है नॉलेज रखना, कि हमें कितनी नॉलेज है, किस तरीके से देश चलता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, तब जाकर के कोई बंदा बन पाता है। वरना फिर ऐसी सोच रहती है कि अपना को क्या तो पढ़ा लिखा दिखा दिया कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, साउथ वर्सेस नॉर्थ। बताओ क्या पढ़े लिखे हो तुम लोग, गवार हो एक नंबर के, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। पढ़ाई लिखाई 1947 में नहीं आई, याद नहीं आई इनको, है कश्मीर जब अलग था तब याद नहीं आई, अब जोड़ रहे हैं। हाँ अभी याद आ रही है, जब बढ़िया चीज हो रहा है, जब पूरे दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो रहा है, जब इंडिया का जब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, तब जाकर के याद आ रहा है इनको, है बताओ। तो यही बात उनको खल रहा है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, अब इनके नाम इतने हो रहे हैं तो ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, हम तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। वही चीज है ना अच्छी बात है भाई, इनका तो मैं तो कह रहा हूँ सुबह साफ हो ही जाना चाहिए। हर कंट्री में चल रहा है, सबको पता है कि अभी भाई जो वॉर की क्या सिचुएशन जो चल रही है, रशिया क्या यूक्रेन में हो या चाहे इजराइल में हो, जो भी चीज़ हो उससे फर्क पड़ता है, और उससे हमारी कंट्री को फर्क नहीं पड़ा, पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ा है। लेकिन फिर भी इंडिया भाई 7.4% के हिसाब से मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, आगे कर रहा है। बाकी जबकि सारी की सारी जो कंट्री है सारी इन्फ्लेशन में चल रही है, किसी का आगे बढ़ नहीं रहा, लोग बाहर से पैसा हमारी कंट्री के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे देश बढ़ रहा है आगे, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। सोचनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि हमें किसी को इंजाम लगाने से अच्छा ये है कि जो वो काम कर रहे हैं ना, हम उससे अच्छा काम करें। हम ये ना करें कि हम वो अगर वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसके नेगेटिव में करेंगे, नहीं नेगेटिव नहीं करना। वो अगर इस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं तो तुम उससे 2 कदम आगे जाओ, ताकि हमें भी लगे कि हाँ नहीं यार ये पार्टी भी अच्छा कर रही है तो इसको भी देना चाहिए सपोर्ट। नहीं ये नहीं करेंगे, उसको उल्टा करेंगे, 2 कदम ये आगे नहीं जा रहे, 2 कदम पीछे जाकर टांग खींच रहे हैं। बस ये चीज कर रहे हैं। अगर बीजेपी अगर सनातन धर्म को सपोर्ट कर रही है, कल्चर को सपोर्ट कर रही है, तो ये उसका उल्टा कर रहे हैं, ये लोग उसको गालियां बक रहे हैं। अगर तुम लोग उसको और सपोर्ट करो, उसको बोलो कि नहीं हम तो और अच्छा करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो हम सपोर्ट देंगे तुम्हारे को। और इनको ये नहीं पता कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ के लोग हिंदू जो है उनको अगर गाली हम देंगे सनातन धर्म के, तो वो हमें कैसे देंगे वोट, कैसे वोट देंगे, किस तरीके से हमारे सपोर्ट करेंगे। केरला में जाएंगे, कर्नाटका में जाएंगे, गुजरात गंदा एरिया है, गुजरात में कर दिया, यूपी वालों को दे दिया, बिहार को दे दिया, दिल्ली वालों को ऐसे कर रखा है। तुम उनको पहले गाली बक देते हो, उसके बाद फिर तुम कहते हो हमें क्या तो वोट भी दे दो, ऐसे होता है क्या? तो आए होगा सर वीडियो चलो पीछे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छी बात नहीं, जय श्री राम।